Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जो है लिंक जो है वो उन्हें जो है वो उससे वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई भी इश्यू होगा उसमें, क्या प्रॉब्लम है वो मैं नहीं जानता। तो आप जो है हमें टेलीग्राम के अलावा जो है आप इंस्टाग्राम या हमारी जो है फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए। कोई ना कोई जो हमारा एडमिन होगा वहाँ पर वो आपको ज़रूर रिप्लाई दे देगा। ठीक है, तो मैं आप कमेंट तो करते हैं, मैं आपका हर कोई कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन जो है हर किसी कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अपना एक जो है वो बिज़ी शेड्यूल है उसकी वजह से। लेकिन आपके लिए जो है कंटेंट बना के लाते हैं, हर दिन जो अपलोड करते हैं। आप आज का टॉपिक जो है हम उस पे आते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आप एक बात जानते हैं, जब मैंने जो है आपको पहले भी कहा है, जब भी हमारा आइन बन रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो जो हमारे जो है ड्राफ्ट कर रहे थे हमारा आइन, तो उन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो है वो आइन पढ़ा, किस किस से जो इन्फ्लुएंस थे, उन सारी चीज़ों को जो है, जो भी अच्छी बातें लगी कि दूसरे किसी कंट्री के आइन में, उसे लेके आए और उससे जो है ऐड करने की कोशिश की हिंदुस्तान के आइन में। सो जो कंसेप्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का, ये भी जो हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए हैं और ये वो कंट्री है जिसे हम आयरलैंड कहते हैं। तो हमने जो कंसेप्ट लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इससे पहले कि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट्स को डिस्कस करूं, आपको ये थोड़ी सी मैं एक दो बातें जो है मैं बता रहा हूं। सो द मेकर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने ये बनाया था, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस थे क्योंकि आयरलैंड में भी जो है आयरिश जो है नेशनलिस्ट एक मूवमेंट चल रही थी, जिससे जो है वो काफी लोग मुतासिर थे और उसी के जो है कंसेप्ट को यहाँ पर लेके आए थे। अब ये जो कंसेप्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो था, तो ये जो हमारे आइन में जो है ऐड कर दिया गया है, किस पे बेस था? ये सेम था जो गांधी जी कहते थे, जो गांधीज़िज़्म, गांधी जी का जो कांसेप्ट था, ठीक है, जो उनकी विचारधारा थी कि एक सोशल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है? ये सोशल जस्टिस होना चाहिए, ये गांधी जी भी कहते थे। इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की थी, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात की थी, मतलब इंटरनेशनल के इसमें 5 इसके पैरामीटर है, जिसमें इंटरनेशनल भी एक आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव के मैटर। ये जो है 3 से 4 बातें जो थी, जिनको हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की, एक्चुअली में है क्या? ये हमारे आइन में जब ऐड कर दिए गए, ये जो थी कुछ गाइडलाइंस थी। क्या थी ये गाइडलाइंस, याद रखेंगे, ये मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया हुआ है। तो ये क्या थी? गाइडलाइंस थी। तो ये याद रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो थी वो एक गाइडलाइंस थी। किसको गाइडलाइंस थी? हमारी गवर्नमेंट को गाइडलाइंस थी कि जब भी तुम जो है कोई ना कोई आइन बना रहे होंगे, कोई ना कोई पॉलिसी बना रहे होंगे, ठीक है, कुछ लॉज, कुछ कानून जो है वो बना रहे होंगे या कोई भी अमेंडमेंट कर रहे होंगे, हमेशा इन गाइडलाइंस को अपने माइंड में रखना। वो क्या क्या गाइडलाइंस थी? वो ये थी कि हमें एक वेलफेयर स्टेट बनानी है। क्या बनानी है? एक वेलफेयर स्टेट बनानी है। अमीर और गरीब का गैप जो है कम करना है। हमारे जो लोग थे, जो अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश के टाइम में जो थे, हमारे किसानों की क्या हालत थी, उनसे फसल लगवाते थे, उनसे इंडिगो की कल्टीवेशन करवाते थे और उन्हें जो इनकम जो होती थी उससे जनरेट बहुत कम होती थी, क्योंकि ब्रिटिश अपनी मर्ज़ी से जो है पैसा देते थे। उन्होंने जो है वो फिक्स कर दिया था जो उनको देना था, अपनी मर्ज़ी से देते थे। तो यहाँ पर जो है उसके खिलाफ जो है लड़े, उस टाइम के जो है वो लोग लड़े और आज जो है जब इंडिपेंडेंट हो गई ये कंट्री, तो अब इन चीज़ों के लिए कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो हमारी कंट्री में, कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस जो हमारी गवर्नमेंट के लिए है, कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो अपने लोगों के लिए लॉज़ बनाती है, कोई पॉलिसीज़ लेके आती है कि इन लोगों की भी सुने। तो ये जो प्रोविज़न थे, ये इस प्रोविज़न की अगर हम बात करते हैं, हमारे आइन में किस जगह डिस्कस किया गया है, ये हमारे पार्ट 4 में, याद रखेंगे, एग्ज़ामिनेशन के लिए है। बट ये पॉइंट मैं नीचे भी डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पर ऊपर-ऊपर से पहले याद रख लीजिए, ये हमारे पार्ट 4 में जो है वो डिस्कस किए गए हैं। बट यहाँ पर एक और बात जो है वो ये है कि ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये भी नॉन जुडिशियबल है।
तो अगर जो है गवर्नमेंट इस चीज़ को जो है इग्नोर करती है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है? So, but the principle laid down there is are considered fundamental the governance of the country. तो लेकिन ये कहा गया है कि आपको करना चाहिए ऐसा, ठीक है? ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये बात जो है वो आप इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखेंगे। तो ये ड्यूटी बना दी गई है स्टेट की कि टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज टू एस्टैब्लिश अ जस्ट सोसाइटी इन द कंट्री। कि आपको जो है इन चीजों को अपने माइंड में हमेशा याद रखना है जब भी आप कोई ना कोई कानून बनाए। तो ये जो है इसका जो है मैंने आपको जो है एक जो है जिस्ट कह दी अभी तक, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की है। बट हमें तो एग्जामिनेशन क्लियर करना है, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें तो वो चीजें पढ़नी है, क्योंकि ये उसी के रिलेटेड है वीडियो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट देखेंगे। देखो पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज ना पढ़े जो हम पढ़े जो आपके एग्जामिनेशन में ना आए, और ऐसी चीज ना छूटे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाए और हमने ना पढ़ी हो। तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सबसे पहली बात कि यहाँ ये हमारे पार्ट 4 में डिस्कस किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कहाँ पर मेंशन किया गया है? पार्ट 4 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे स्टूडेंट जिनको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं एक बात बता दूं, हमारी तरफ से हमेशा वीडियो की क्वालिटी ठीक रहती है। ये देख लीजिए आपके यहाँ पर जो होते हैं वो सेटिंग होती है, यहाँ से आप अपनी वॉच क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इस बात को ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर देखिए, अब पूछा जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी किस किस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो है वो डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से। अब जो कंसेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का, ये हमने कहाँ से बारो किया है? ये हमने किया है आयरलैंड से बारो। लेकिन यहाँ पर भी एक बात याद रखेंगे कि आयरलैंड से तो हमने बारो किया, लेकिन जो आयरलैंड वाले हैं वो खुद स्पेन से लेके आए हैं। आयरलैंड ने स्पेन से लाया और हमने जो है इंडिया ने जो है वो जो है आयरलैंड से लाया। अब ये जो पर्पस जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का, वो था क्या? वो यही पर्पस था कि हमें जो वाइड गैप है रिच और पुअर के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो ये गैप है, इतना ज्यादा गैप है, इसे कम करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो वेल्थ है, जो ये पैसा है, चंद अमीर लोगों की जो है वो बटा हुआ है उनमें। और पूरी कंट्री की अगर हम देखें आज भी वही हालत है कि कुछ जो है लोग जो है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और यहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जो है ना के बराबर है। तो ये यही जो पर्पस था कि इस गैप को हम जो है वो कम कर पाए। फिर जो वाइड गैप था बिटवीन द रिच एंड पुअर, इसे नैरो डाउन करना था। ये जो है जो कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ थी, ये पैसा जो था कुछ ही लोगों के पास जो है जमा हो गया था, जो कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी हम कहे, इनके पास जो जमा हुआ था, इनके हाथों से ये पैसा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हमने अपनी जनरल पब्लिक में भी करना था। सो मतलब हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, इसके लिए भी बात की थी कि इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए हमारे लोगों का। सोशल जस्टिस की तो बात की ही थी, बट इकोनॉमिक वेलफेयर की भी हमने बात की थी। इसी चीज को जो है वो हमारा जो है इस चीज को हमें समझना है। ये जो 4-5 पॉइंट आते हैं कि इकोनॉमिक की बात की थी, सोशल जस्टिस की, इससे भी जो है क्वेश्चन आता है। तभी बोलता हूँ मैं कि मैं डिटेल में आप चीज़ों को पढ़े, क्योंकि बच्चे जो है वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। बस यही किसी ने वीडियो पे लिख दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस ये वीडियो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप वो चीज़ों को ज़रूर जो है मैं कहूँगा इग्नोर कीजिए। आप डिटेल में पहले थ्योरी पढ़े और बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाइए। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी की जो है ये इसकी मेंशन तो किए गए, इसका मकसद क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करेगी कोई भी लॉ बनाते वक़्त, ठीक है, अपने माइंड में इस बात को याद रखिएगी कि हमें अपनी कंट्री को वेलफेयर कंट्री बनाना है। अब वेलफेयर कंट्री कैसे बनेगी? जब हम जस्टिस तो करेंगे, इकोनॉमिक जो है वो वेलफेयर भी करेंगे लोगों का, हर तरीके से जो है उनका वेलफेयर करेंगे, तो ही जो है वो कंट्री जो होगी वो वेलफेयर कंट्री होगी। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉट जस्टिसेबल है। ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके पास जो है ये राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है। बट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है, इस केस में वो कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में जो है वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी के है वो नॉट जस्टिसेबल है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट जो है इस चीज को माइंड में नहीं रखती, वो लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचती है, तो आप जो उसमें कोर्ट नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया। आप बस ये कर सकते कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें जो है उनको वोट नहीं दे सकते।
तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑफ इंडिया है, बट उसने इस पे क्या कहा है, इस बात को भी हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इस बात को जो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो नॉट जस्टिसेबल है, ठीक है। बट उन्होंने साथ में ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी, कोई भी अगर वो पॉलिसी बना रही है, कोई भी लॉ बना रही है, तो उसको इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, वो आपके जो है वो आर्टिकल से डील करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने यहाँ पर लिए है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला आर्टिकल 39 ए के बारे में हम पढ़ेंगे। 39 ए आर्टिकल कहता है इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड। तो गवर्नमेंट जो है वो इक्वल जस्टिस देनी चाहिए, हर किसी इंसान को इक्वल जस्टिस जो है वो देनी चाहिए, इंसाफ जो है बराबर का होना चाहिए, और फ्री लीगल एड होनी चाहिए। अब ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, जो कुछ क्राइम तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जो है क्या बोलते हैं, लीगल एड लेने के लिए, एडवोकेट करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जो है वो पैसा नहीं होता कि वकील की फीस भरे उस केस में जो है, या कोई भी इशू हो गया उनका, तो गवर्नमेंट को जो है उसमें जो है फ्री लीगल एड देनी चाहिए। आर्टिकल 39 ये कहता है। फिर आर्टिकल 40 में क्या बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत एट रेगुलर इंटरवल। विलेज पंचायत की जो है ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, हर जो है वो रेगुलर इंटरवल में जो है वो जो है वो क्या बोलते हैं विलेज पंचायत। अब विलेज में जो है पंचायत बनेगी, किसी ना किसी तरीके से जो लोगों का वेलफेयर होगा, वहाँ के लोगों का जो होगा, उस गांव के लोगों का जो होगा वेलफेयर होगा, क्योंकि जो भी उनके इश्यूज थे, उस इश्यूज को जो है वो पंचायत जो है हल करने की कोशिश करेगी। फिर आर्टिकल 42 कहता है प्रोवाइडिंग द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एट द वर्क प्लेस। अब जो है वर्किंग प्लेस जो भी होती है, वहां पर जो है वो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। वर्किंग प्लेस में जो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है 5-6 हज़ार की जो है सैलरी पे जो है 24 घंटे काम करोगे। एक वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, आपके वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स होने चाहिए कि इतनी सैलरी पे जो है इतनी देर जो है वो काम करेंगे। फिर बात है कि प्रेगनेंसी रिलीफ भी जो इसी में बात आती है कि कोई जॉब कर रहा है, तो प्रेगनेंसी रिलीफ जो है उसे मिलनी चाहिए। फिर आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए हर किसी के लिए। आर्टिकल 47 जो है वो बात करता है इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। जो हमारी जनरल पब्लिक है, इनकी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने की बात करता है। और बैन की बात करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे कि गुटखा है, वाइन है, इन पे बैन होना चाहिए, ठीक है। अब होता है नहीं होता वो अलग बात है, क्योंकि ये तो नॉन जस्टिसेबल, हम कोर्ट तो जा नहीं सकते इसमें। बट यहाँ पर बात तो की है कि वेलफेयर स्टेट बनानी है। तो आर्टिकल 48 ए बात करता है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ। हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करना है, तो आर्टिकल 48 ए बात करता है इसके बारे में। आर्टिकल 49 की मैं बात करूंगा, ये क्या बात करता है, टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ये जो बात करता है आर्टिकल 49 कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स की, अपनी ऐसे जो हिस्टोरिक जो है प्लेसेस है, उनकी जो है हिफाजत करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात करता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और मैंने आपको पहली स्लाइड में कहा था कि इंटरनेशनल जो है फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात करता है, तो फॉरेन पे में भी, उस लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम पीस एंड सिक्योरिटी की ही बात करेंगे। और आप देखेंगे कि हमारा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें अगर कोई इंटरनेशनल जो है वो रिलेशंस की बात करता है, तो ये अकेला आर्टिकल है। तो इस तरीके से जो है आपके, मेरे ख्याल में जो है जो इस पॉइंट, इससे जो है क्वेश्चन आ सकता है, हमने हर क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश की है। लेकिन जब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो आप बहुत सी चीजें नहीं सीखोगे। कुछ और जो है इंपॉर्टेंट केसेस है इसमें, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन एक लिया है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, विच आर द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए आपका एग्जामिनेशन जो है वो सिंपल भी पेपर आ सकता है, टफ भी आ सकता है, किससे पता, ठीक है। तो हमको हर लेवल पे जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए मैं आपके लिए जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। तो ये हमने अभी पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है एक गवर्नमेंट को एक तरह की इंस्ट्रक्शन है कि आपको इन चीजों को माइंड में रखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी होगा। तो आपके लिए जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ,
तो ठीक है, तो आगे जो बड़े अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो है वो होंगे, देख लीजिए आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे, इस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैं आपके लिए जो है मॉक टेस्ट भी जो है वो बना रहा हूँ, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं पहले तो आपको हर वीडियो देखनी चाहिए थ्योरी की, फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो देखेंगे और लास्ट में जो है आपको मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। देखिए 4th क्लास के वक़्त भी जो हमने कहा था कि जो है टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, बट बच्चे जो है क्वांटिटी ढूँढ रहे थे, वो क्वालिटी के पीछे नहीं जाते। उनको मैंने कहा था कि वो पूछ रहे थे आप ₹100 में कितने टेस्ट दे रहे हो? ठीक है, बस फिर मैंने जो है ऐसे स्टूडेंट को अवॉइड ही किया। देखिए टेस्ट का तभी फ़ायदा, आपको कोई 100 में से 500 टेस्ट दे देगा, बट फ़ायदा क्या जब उसमें से कुछ आए ना। क्वालिटी पे जाइए कि किस टाइप का जो है पेपर का स्टैंडर्ड है, उन चीज़ों को आपको देखना होगा। ठीक है, तो वो खुद जो है टाइप करके जो है बनाए जाते हैं, तो उसमें जो है टाइम लगता है, तो वो जो है एग्ज़ामिनेशन से पहले-पहले आपको अटेम्प्ट करने होंगे, बट वही लेना जो हर कोई वीडियो को फ़ॉलो करेगा, क्योंकि हमें पता हमने चीज़ें क्या पढ़ाई है, क्या नहीं। अब कुछ हम एक कंक्लूजन के पॉइंट्स कर लेते हैं। पहला कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ की शॉर्ट फॉर्म डीपीएसपी होता है। दे आर नॉन जस्टिसेबल राइट ऑफ द पीपल। सेकंड बात कि गाइडलाइंस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। थर्ड बात, नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। अगर गवर्नमेंट नहीं करती इस काम को तो आप कोर्ट से जो है कोर्ट की मुदाखलत नहीं होगी उसमें। नेक्स्ट इज कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंट बात है कि ये बुनियाद मानी जाती है। अगर गवर्नेंस करनी है, आपको गवर्नमेंट चलानी है कंट्री में, तो ये बुनियाद है उसकी कि आपको इस चीज को माइंड में रखना है। जब भी आप कुछ भी काम करे, कोई भी कानून बनाए, कि हमें लोगों की वेलफेयर करनी है और अपनी कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। So next is, it is a duty of the state to apply these principle in making laws to establish a just society in the country। तो ये वो गाइडलाइंस थी जो आपको अपने माइंड में रखनी है। देखिए मैं बहुत जल्द ही जो है आपका ज्योग्राफी का भी जो है पोर्शन इसमें स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ें जो है वो आपके इसमें सिलेबस में ऐड की गई है, और वो जो चीज़ें हैं उसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो सारी चीज़ें आपको जो है वो अपलोड करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ। बट आपको ये देखना है कि आपको वीडियोस को शेयर करना है। देखिए तभी इंसान जो है अपलोड करेगा। लगता है मेरे को नहीं तो टाइम ज़ाया हो रहा है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है इसी पे बात होती है। रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम भी जो चीज़ें जो है वो अपलोड करेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो फिर यही एक-एक वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। मैं यही कहूँगा जो भी स्टूडेंट है जो फेसबुक ज्वाइन करना चाहता है, बाकी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वो ज्वाइन कीजिए। पूरी प्रिपरेशन के लिए जो है शुरू से कोर्स को एंड तक फॉलो कीजिए। अगर कोई भी चीज़ स्किप करोगे फिर बाद में ये ना कहना कि ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं, वो चीज़ हमने पढ़ी नहीं, ठीक है। और टेस्ट भी जो है वो ज़रूर देंगे, तो ही आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। उसके बगैर आप कमेंट नहीं करना कि इसमें से ये चीज़ नहीं आपने पढ़ाई, वो नहीं। आप उस टाइम भी जो है आपने पहले नहीं वो अटेम्प्ट की ये चीज़ें, फिर बाद में बोलते हो कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। इस बात को पहले ही ध्यान में रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।